वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लगभग 50 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज है जिससे आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है। ठीक है, अब देखिए बौद्धिक स्तर जो आ जाता है ये एक तरह से क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं, गुणात्मक तथ्य हैं। और गुणात्मक तथ्यों में औसत अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? मीडियन का, मध्य का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, सूचकांकों की गणना में सर्वोपयुक्त माध्य हैं। इंडेक्स नंबर जो होते हैं अगर वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनकी गणना करनी है तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है? ज्योमेट्रिक मीन का, गुणोत्तर माध्य का, अंडर रूट निकालते हैं उसमें। अगला है, किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है? ठीक है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड, बहुलक में कम प्रभाव पड़ेगा। अगला है, व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों के योग शून्य होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग, इसका मतलब हो गया कि जो डेविएशंस निकालते हैं, ठीक है, एक्स सीरीज है हमारी, और किससे निकालते हैं? अगर हम समांतर माध्य से, तो इसका जो टोटल है सिग्मा डी एक्स वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज 0 फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट है, किसी श्रेणी में बहुलक मूल्य होता है। मॉडल वैल्यू क्या होती हैं? जो उस श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़। देखिए यहां पे समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ पूछा हुआ है, तो ये एक तरह से क्या होता है? न्यूनतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि किस माध्य से मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ न्यूनतम होता है? समांतर माध्य से। और मूल्यों के विचलनों का योग अगर पूछा जाए तो वो मध्यिका से न्यूनतम होता है। दोनों में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ जो है वो न्यूनतम किससे होगा? समांतर माध्य से। और यहां पे अगर वर्ग नहीं आता है, मूल्यों के विचलनों का जोड़ न्यूनतम किससे होता है? मीडियन से, मध्यिका से। नेक्स्ट है, किसी बंटन में समांतर माध्य मध्यिका से कम है और मध्यिका जो है वो बहुलक से कम है। कहने का मतलब बहुलक जिस श्रेणी में सबसे ज्यादा है, इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपका बहुलक मूल्य होगा, इधर यहाँ पे हमारा समांतर माध्य होगा और बीच में होगा मध्यिका। तो जब बहुलक मूल्य सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, इसका जो बाया वाला भाग है क्या होगा? ये अधिक थोड़ा लंबा होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार में असमान हो, ठीक है, वहां पे क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समांतर माध्य ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से ज्यादा होगा। अगला देखिए, यदि किसी श्रेणी में छोटे मूल्यों को कम और बड़े मूल्यों को अधिक भार दिया जाए, ठीक है, बड़े मूल्यों को अगर अधिक भार दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो भारित माध्य होता है, वेटेड मीन होता है, वो ज्यादा होगा अरिथमेटिक मीन से। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यदि समांतर माध्य 20 है और बहुलक 18 है, 18, तो मीडियन मध्यिका कितनी होगी? तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देना और उससे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा। Z इक्वल टू 3 इंटू मीडियन
माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, 2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे देखिए जेड कितना दे रखा है 18 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना दे रखा है 20, और 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। 2 इंटू 20 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया 40। अब देखिए माइनस 40 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस 40 हो जाएगा, और 18 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 58 इक्वल टू 3m। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 58 में 3 का डिवाइड कर देंगे। यहां पे आपका आ जाएगा 9.3, ठीक है। तो 19.33 आएगा। करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर भी इसको आपको मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से आप करके देख लेना। अगला देखिए 75वां शतमक, 75वां शतमक जो होता है, शतमक का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं 100 बराबर भागों में से 75वां भाग जो होता है वो किसके बराबर होगा, Q3 के बराबर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। चार्लियर टेस्ट जो है वो कहां पे अप्लाई करते हैं, समांतर माध्य जो है उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, यहां पे हमारे पास में औसत दैनिक मजदूरी दे रखी है, ए फैक्ट्री की और बी फैक्ट्री की। मजदूरों की संख्या हमको दे रखी है, ए फैक्ट्री में 800 है और बी फैक्ट्री में 1200 है। अब इस स्थानिक के द्वारा हमको बताना है कि दोनों कारखाने बराबर कुल मजदूरी देते हैं, या फिर ए कारखाना जो है वो अधिक मजदूरी देता है, या बी कारखाना अधिक मजदूरी देता है, या इन समंकों से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, देखिए औसत मजदूरी आपको दे रखी है ए कारखाने में 120, और मजदूरों की संख्या कितनी है 800, तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कुल मजदूरी हो जाएगी 120 इंटू 800। और बी कारखाना है, यहाँ पे औसत है 80 और ये हमारा है 1200। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपका वही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कारखाने जो हैं वो बराबर मजदूरी दे रहे, कुल मजदूरी दोनों कारखानों की क्या है, बराबर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 7 अवलोकनों का समांतर माध्य 100 है, 3 का हमको दे रखा है 50, तो दोनों का सामूहिक समांतर माध्य, तो देखिए दोनों का अलग अलग समांतर माध्य दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का कुल निकाल लेंगे। फर्स्ट का कुल कितना आएगा, तो आप 7 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 700। और 3 अवलोकनों का समांतर माध्य कितना है 50, तो 3 इंटू 50 किया, ये आ गया 150। दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 850, और 850 में हम क्या करेंगे, कुल अवलोकन कितने हैं 7, तो ये और 3 ये, 7 प्लस 3 कितना हो गए 10। 10 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है 0.062 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/0.062, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1000 में आपको क्या करना है 62 का डिवाइड करना है। 1000 में 62 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया, फिर 6 बार जाएगा, मतलब 16.13 आना चाहिए, ठीक है। इसमें आप डिवाइड करके देखना। अगला देखिए पद विचलन रीति द्वारा समांतर माध्य परिकलित करने में पद विचलन डी डैश होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले निकालते हैं dx, और ये कैसे निकालते हैं x माइनस ए, और फिर क्लास इंटरवल का हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो d डैश x कैसे आएगा आपके पास में, x माइनस ए अपॉन आई करने से। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए
योग रीति द्वारा समांतर माध्य के परिगणन का सूत्र दे रखा है हमको। ठीक है, जो समेशन मेथड होती हैं उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं उसका हमको फॉर्मूला दे रखा है। और इसमें ये जो m होता है वो क्या दर्शाता है कि जो सबसे बड़ा प्रथम वर्ग मध्यतम अधिकतम वर्ग जो है उसका मध्य बिंदु। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अधिकतम वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका क्या हो जाएगा, m। अगला देखिए, यहां पे हमको अशोधित मृत्यु दे रखी है और प्रमाणित मृत्यु दर दे रखी हैं ए नगर की, और प्रमाणित नगर जो है बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही देख लीजिए। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर दे रखी है हमको स्थानीय नगर लोकल जो सिटी है ए, और एक स्टैंडर्ड सिटी है बी की दे रखा हमको। ठीक है, यहाँ की इन आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो जो स्थानीय नगर ए है, ठीक है, उसकी और बी की अगर तुलना करें तो बी जो है वो एक तरह से क्या है, ए से अधिक स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला है, व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग समेशन log x अपॉन n का डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जा सकती है। क्वार्टाइल्स की अगर हम बात करें तो कितने हो सकते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जो मूल्य किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये Q1 Q2 Q3। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी श्रेणी में चतुर्थक कितने होते हैं, 3 होते हैं। दशमक अगर पूछा जाए, दशमक 10 भागों में विभाजित करता है तो कितना होता है, उससे एक कम 9 होते हैं। ठीक है, पंचमक 5 भागों में विभाजित करता है तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। शतमक 100 भागों में विभाजित करता है तो किसी श्रेणी में कितने शतमक हो सकते हैं, 99। दो अंकों 8 तथा 18 का गुणोत्तर माध्य। तो देखिए, ज्योमेट्रिक मीन आपको कैसे निकालना है, 8 इंटू 18 दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट। ठीक है, 8 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद में जो आएगा उसका हम अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, और 144 का कितना होता है, 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस माध्यम में व्यक्तिगत परीक्षण, थोड़ा सा इसको, किस माध्यम में व्यक्तिगत परीक्षण के विचलनों का योग शून्य होता है, समांतर माध्य से। ठीक है, जो समेशन डी एक्स होता है वो x माइनस एक्स बार से अगर निकाला जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। फिर है, किस माध्यम में चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है, समांतर माध्यम में। फिर चरण पदों की उपस्थिति से कौन सा माध्य सर्वाधिक प्रभावित होता है, बहुलक। अगला देखिए, निम्नलिखित स्थिति में से किसके लिए समांतर माध्य उपयुक्त होगा। एक कक्षा में छात्रों की बौद्धिक प्रतिभा अगर ज्ञात करनी है तो बौद्धिक प्रतिभा आ गया, इसका मतलब मध्य का होगा। एक कंपनी में मजदूरी समांतर माध्य से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एक कंपनी के प्रतिपाली उत्पादन कितना हुआ है ये अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, समांतर माध्य का। अगला है, 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 44 अंक था, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक अंक 40 के स्थान पर गलती से 60 ले लिया गया, तो सही समांतर माध्य कौन सा होगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, 50 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2200।
फिर देखिए पता चला कि अंक 40 के स्थान पर गलती से क्या पढ़ लिया गया, 60 गलत पढ़ लिया गया है, तो उसको माइनस कर दीजिए और सही क्या करना, अपने को 40 पढ़ना है तो प्लस 40 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2180 आ जाएगा, 2180। और फिर 2180 में अब हम क्या करेंगे, 50 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43.6 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप देख लेना, ऑप्शन ए। अगला है, यदि 8 छात्रों का औसत वजन 100 किलोग्राम और 12 छात्रों का औसत वजन 90 किलोग्राम हो तो सभी छात्रों के औसत वजन के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त होगा। ठीक है, सभी का निकालना है, दो अलग अलग ग्रुप का हमको यहाँ पे औसत दे रखा है और दोनों ग्रुप का अगर हमको एक साथ निकालना तो उसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, सामूहिक समांतर माध्य। अगला है, मोहन दिल्ली से नोएडा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया, तो उसकी औसत गति को किस माध्य द्वारा ज्ञात किया जाएगा। देखिए औसत अगर आपको ज्ञात करना है किसका, स्पीड का, औसत गति जहां पे भी ज्ञात करनी है वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हार्मोनिक मीन का, हरात्मक माध्य का, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सत्य है। ठीक है, अभी हमने किया था इसको कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों के मल्टीप्लाई करके उसके अंडर रूट के इक्वल होता है। अगला है, छात्रों के ज्ञान स्तर को जांचने के लिए, ठीक, ज्ञान क्या एक तरह से क्वालिटेटिव गुणात्मक तथ्य है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मीडियन का, माध्यिका का। निम्नलिखित माध्यों में से किसमें चरण मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है, चरम मूल्यों का जो प्रभाव है वो न्यूनतम किस में होता है, तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुलक। अगला है, आरोहित अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किसी श्रेणी को दो भागों में विभाजित करने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है, मीडियन, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या करती हैं, किसी श्रेणी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मध्यिका से पदों के विचलनों का योग शून्य होता नहीं, शून्य किससे होगा, समांतर माध्य से होगा। श्रेणियों की तुलना के लिए केवल माध्य ही पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित माध्य के कार्यों में कौन सा शामिल है, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, माध्य के द्वारा हम तुलना कर सकते हैं, आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और फिर नीति निर्माण में सहायक। ठीक है, तो नीति निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, जो अपकिरण के माप होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में माध्य की विशेषताएं कौन सी हैं, गणना करने में समझने में सरल हो, बिल्कुल सही है। आधे मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं, सभी मूल्यों पर आधारित होता है। नमूनाकरण के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव हो और फिर एक निश्चित संख्या निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 1 3 4, ऑप्शन सी। अगला है, गणितीय माध्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणितीय माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और बहुलक को शामिल करते हैं, नहीं, बहुलक को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, गणितीय माध्य में समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य को सम्मिलित करते हैं। बहुलक क्या है, स्थिति संबंधी माध्य है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, स्थिति संबंधी माध्य के अंतर्गत हरात्मक माध्य और मध्यिका को शामिल करते, नहीं, दोनों कथन गलत हैं। यहाँ पे देखिए आप, गणितीय माध्य कौन कौन से होते हैं, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन। और जो स्थिति संबंधी है उसमें मोड और मीडियन, बहुलक और मध्यिका को शामिल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना करते समय सर्वप्रथम कल्पित माध्य माना जाता है? नहीं, प्रत्यक्ष विधि में हम कल्पित माध्य का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है, लघु विधि द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य निकालने के लिए माने गए कल्पित माध्य से पदों का विचलन निकाला जाता है। दूसरा कथन जो है वो सही है, ऑप्शन आपका बी। फिर अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों से सही उत्तरे कंपनी ए और कंपनी बी की हमको औसत दैनिक मजदूरी दे रखी है, मजदूरों की संख्या दे रखी है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 130 को 1800 से मल्टीप्लाई करना है और 180 को यहाँ पे हम 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो बराबर आएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों कंपनियां बराबर मजदूरी देती हैं। फिर अगला देखिए, उस माध्य की पहचान करें जिसके पहले के सभी पद मूल्यों का मान कम तथा उसके बाद के सभी मूल्यों का मान अधिक होता है यदि पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमाएंगे तो एक तरफ छोटे मूल्य होंगे, दूसरी तरफ बड़े मूल्य होंगे। कहां पे होते हैं ये, मीडियन में, मध्यिका में। अगला है, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम होता है जब गणना की जाती है। ठीक है, बताया था मैंने आपको, मध्यिका से अगर विचलन निकाले जाएंगे तो वो क्या होंगे, न्यूनतम। और इनका वर्गों का योग न्यूनतम कब होता है, जब वो समांतर माध्य से निकाले जाएं। अगला है, किन्हीं दिए गए पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि ये विचलन, ठीक है, आगे देखिए, निरपेक्ष विचलन न्यूनतम कब होगा, मध्यिका से। और फिर पदों के विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम किससे होगा, ये होगा आपका समांतर माध्य से। अगला देखिए, किसी वितरण के उस माध्य को क्या कहा जाता है जिसके चारों ओर श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं, वो हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ठीक है, श्रेणी की अधिक से अधिक इकाइयां समांतर माध्य के आसपास होगी। अगला है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, बहुलक z इक्वल टू का आता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। तो ऑप्शन आपका सी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मध्यिका एवं बहुलक को स्थिति माध्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। और किसी श्रेणी के पदों को अवरोही या आरोही क्रम में रखने के बाद जो माध्य पड़ता है उसको बहुलक नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। यहां पे केवल पहला कथन ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जनसंख्या वृद्धि चक्रवर्ती ब्याज दर ओ की औसत दरें गुणोत्तर माध्य पर आधारित सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती हैं, बिल्कुल सही है। सूचकांकों के निर्माण के लिए समांतर माध्य का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, गुणोत्तर माध्य का। और नमूनाकरण के परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य, मॉडल वैल्यू क्या होती है, सर्वाधिक आवृत्ति वाला मूल्य। छात्रों के बौद्धिक स्तर को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मीडियन का प्रयोग किया जाएगा। जूतों अथवा पोशाकों का औसत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जूते या पोशाक जो हैं उनका औसत आकार क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बहुलक का प्रयोग किया जाएगा। फिर है, यदि मध्य का मूल्य 3 और समांतर माध्य 2 हो तो बहुलक का मूल्य क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला देखा था, बहुलक का मूल्य कैसे निकालते हैं हम, z इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार करके। तो देखिए 3 इंटू मीडियन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 करोगे 9, माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4, और 9 में से 4 को माइनस किया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है, निम्न श्रेणी का मध्य का मूल्य। तो मध्य का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस श्रेणी को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा 29,
29 के बाद आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 38, 38 के बाद आ जाएगा फिर 49, 49, फिर आ जाएगा 50 और फिर आ जाएगा 65। तो कुल मूल्य कितने यहाँ पे हमारे पास में पदों की संख्या 7 है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 7 + 1/2 फोर्थ। फोर्थ पे कौन सा है आपका 38। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए, यदि मध्यिका तथा बहुलक का मूल्य ज्ञात हो और समांतर माध्य ज्ञात करना है तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x बार इक्वल टू 3m माइनस जेड, और x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m माइनस जेड में हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ख नहीं दे रखा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो घ ऑप्शन हमारा उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है स्थिति माध्य है। स्थिति संबंधी माध्य कौन से होते हैं, मध्यिका और बहुलक। तो यहाँ पे मध्यिका दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट। फिर है निम्न श्रेणी का बहुलक मूल्य। बहुलक क्या होता है, जो मूल्य किसी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए 7 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 4 बार आ रहा है। इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा 7। फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको सबसे ज्यादा किसकी है। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य आने वाला मूल्य क्या होता है। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो जो मूल्य मध्य में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन मध्यिका। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।